मैं हूं आपकी उस्मान बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है रशिया यूक्रेन, आगे हिंदी में लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 3, फिर हिंदी में लिखा आई थिंक तो वर्ल्ड वॉर 3 ही लिखा होगा। व्हाट इफ देयर वाज वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, मतलब भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो क्या होगा, ठीक है। और गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स वालों की वीडियो है तो भाई सर के या भाई के चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने में, और अगर आपको लगता है कि मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स चेक द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज के समय में पूरी दुनिया में 12,705 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जिसमें से 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स तो अकेले रशिया के पास है। और अगर रशिया ने इन धमकियों के बजाय सच में इन्हें फोड़ दिया तो इंसान लिटरली अपने आधे पिघले शरीर के साथ रेंगता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या ज़ेलेंस्की का 1986 वाला चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर रिपीट होने का डर सच हो जाएगा? वेल, शायद हाँ, और वो भी 1000 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रशिया, जो आज एक बार फिर अपने इस मैप को इस मैप में बदल देने का सपना देख रहा है और दुनिया से लड़ रहा है, डोंट यू थिंक वो पृथ्वी को ही बदल देगा? पर अगर दुनिया खुद को जिंदा रखने में कामयाब हुई और हमने खुद को न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया तो दुनिया वेस्टर्न पावर की नहीं, इंडियन रुपीस की गुलाम बन जाएगी। कैसे? मगर कैसे? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन टुडेस वीडियो टाइटल व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर ऑन अर्थ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर के करंट डेवलपमेंट्स और इनमें मिल रहे करंट धमकियों की बात करते हैं, जिसमें है थ्रेट नंबर 1, न्यूक्लियर वॉर। अप्रैल 1986 में हुआ चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इंसिडेंट कितना खौफनाक था, इसकी गवाही पिछले 30 सालों से रेडियो एक्टिव वेस्ट की क्लीनिंग देती है, जिसके बावजूद यूक्रेन को उस तबाही के नामो निशान को पूरी तरह मिटाने के लिए 50 साल और लगेंगे। पर ऐसी ही एक तबाही पिछले दिनों एक बार फिर होते होते बची है, जहां रशिया की लगातार बॉम्बिंग की वजह से यूरोप के लार्जेस्ट ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास आग लग गई थी, जो अगर भूल से भी इस प्लांट में अगर लग जाती ना तो 1986 से भी डरावना धमाका होता और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कई यूरोपियन कंट्रीज इसकी आग में झुलसने से खुद को बचा नहीं पाती। हालांकि दुनिया को सिर्फ इस न्यूक्लियर प्लांट से नहीं, पुतिन के न्यूक्लियर हमले की धमकी से भी बचने की जरूरत है। पर अगर रशिया ने न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर अटैक दोनों हमलों में से एक भी चुना, इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि अमेरिका और ईयू दोनों ही रशिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर छोड़ दे, जिससे पूरी दुनिया न्यूक्लियर डिजास्टर्स के चपेट में आ जाएगी। थ्रेट नंबर 2, स्पेस वॉर। अगर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन या आसमान में चक्कर काटने वाला सैटेलाइट किसी रोज मिसाइल की तरह आपके देश में गिर गया तो क्या होगा? तो जो तबाही होगी उसका मंजर काफी डेडली होगा, यानी चारों तरफ लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आएंगे। उनकी चीखें और चारों तरफ फैली लाशें देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। और रशिया से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है, जिसने आईएसएस को यूएस और ईयू पर गिराने की धमकी दी और जिससे यूएस सैटेलाइट्स को टेल करने का मकसद भी सैटेलाइट्स और उनके देशों की तबाही ही है। पर यह तबाही अकेले नहीं, पर अपने साथ वर्ल्ड वॉर 3 भी लेकर आई, जो ना सिर्फ यूएस, ईयू, रशिया बल्कि दुनिया भर के देशों को तबाह कर देगा। थ्रेट नंबर 3, कोलिजन ऑफ इकोनॉमी। आज हमारा इंडिया रशिया से 2.3% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी रशिया पर लगने वाले सैंक्शन से इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। पर क्या सच में? क्योंकि ईयू जो रशिया के क्रूड ऑयल पर 40% डिपेंडेंट है, उसे रशिया बैन के बाद यूएस और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के दरवाजे पर खड़ा होना हो, जहां से हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है। यानी बेसिकली ईयू इज शिफ्टिंग इज इक्वल टू इंडियन सप्लाई में खराबी। ऊपर से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से क्लियरली रिफ्यूज भी कर दिया है, जिससे अब तक ऑयल बैरल प्राइसेस में $110 का सर्ज देखने को मिला है, और ये सर्ज इन फ्यूचर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा और कंट्रीज की इकोनॉमी को धीरे धीरे पूरी तरह से तोड़ देगा। पर इसमें ज्यादातर चीजों का इंपैक्ट पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर होने वाला है, पृथ्वी पर नहीं, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर डिजास्टर। सो आखिर कैसा होगा वो मंजर जब ये न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू होगा? वेल, 30 अक्टूबर 1961 ये वो दिन था जब सोवियट्स ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब द ज़ार बॉम्बा को अपने नोविया ज़ेम्लिया टेस्ट साइट पर ड्रॉप किया। इस ब्लास्ट से उस वक्त इतना इंटेंस आग और हीट जनरेट हुआ कि कहा जाता है करीब 100 किलोमीटर दूर खड़े लोगों तक को 3rd डिग्री बर्न्स का सामना करना पड़ा था, और 9498.5 किलोमीटर के एरिया में मौजूद पूरी जमीन बस एक खाली
चलता हुआ बंजर मैदान बनकर रह गया। अब इसी से सोचो, रशिया के पास आज करीब 5,977 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, which is around 47.04% of the total number of nuclear weapons in the world। यानी आज के समय अगर रशिया ने न्यूक्लियर वॉर शुरू किया और बाकी कंट्रीज भी उस पर कूद पड़े, तो उन ब्लास्ट से निकली हीट से हर जगह बस आग ही आग हो। ब्लास्ट रेंज में मौजूद सभी लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे और जो बच जाएंगे वो अपने आधे पिघले धड़ को लेकर बस कहीं छुपने की जगह तलाशते नजर आएंगे। पर सैडली ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद तो असली खेल शुरू होगा विद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग विद नंबर 1, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग। ब्लास्ट और उनके पैदा हुए फॉरेस्ट फायर से पृथ्वी का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तेजी से डिप्लीट होने लगेगा, जिससे आसमान में बस टॉक्सिक गैसेस ही राज करेंगे। अब क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस है, पृथ्वी का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा और पोलर आइस तेजी से मेल्ट होने लगेगा, लीडिंग टू सडन राइज इन द सी लेवल एंड ऑल्सो एसिड रेन। Which brings us to the next point, acid rain। जब ब्लास्ट के तुरंत बाद उनसे निकली हीट अपने चरम पर होगी, तब उससे समुद्र का पानी तेजी से इवेपोरेट भी होने लगेगा और उससे बने बादल टॉक्सिक गैसेस के साथ एसिड रेन के तौर पर बरसने लगेंगे। यानी जमीन के साथ साथ अब पानी भी सबकी जान का दुश्मन बन चुका होगा, किलिंग मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स एज वेल। लेकिन इसी दौरान साइमल्टेनियसली एक और अनहोनी भी अपने पैर पसारते नजर आएगी, and that would be earthquakes and tsunamis। Number 3, earthquakes and tsunami। साल 1961 में जब सिर्फ एक जार बॉम्ब को जमीन से 13,000 फीट ऊंचाई पर फोड़ा गया था, तब भी उससे रिक्टर स्केल पर 5 से 5.52 मैग्नीट्यूड के साइस्मिक या भूकंप वेव्स पैदा हो गए थे, जिन्होंने पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए थे। यानी अगर हजारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े गए तो उससे पैदा हुए भूकंप से जमीन फटने लगेगी, समुद्र में भी ऊंचे ऊंची लहरें उठने लगेगी और देखते ही देखते ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट समुद्र के नीचे समा जाएगा। बिकॉज बर्फ भी तो पिघली थी, रिमेंबर? सो कहने का मतलब इतना है कि इस वक्त तक इंसानों का नामो निशान ऑलमोस्ट मिट चुका होगा। लेकिन सिर्फ इंसानों के खत्म होने से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस सब के बाद शुरू होगा पृथ्वी का पहला मैन मेड आइस एज। नंबर 4, मैन मेड आइस एज। जब ऑलमोस्ट सारी जमीन समुद्र के नीचे समा चुकी होगी, तब उससे पृथ्वी पर चारों ओर लगी आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इन फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस और न्यूक्लियर ब्लास्ट से एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर्स तक पहुंचे डस्ट और ऐश के पार्टिकल्स को जमीन पर फिर से सेटल होने में फिर भी 1 साल तक का समय लग जाएगा। नाउ दिस मीन्स कि ऑलमोस्ट पूरे साल भर सूरज की धूप पूरी तरह से ब्लॉक होगी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होगा। खैर, इस पृथ्वी का तापमान तेजी से ड्रॉप होने लगेगा, which will lead to the first man-made ice age। इसके बाद सिर्फ कुछ लकी जीवी होंगे जो मरे हुए जानवरों का मांस खाकर इस डिजास्टर को झेल पाएंगे। But then, after almost a year, जब फाइनली डस्ट और ऐश नीचे सेटल होने लगेगा और सूरज की किरणें भी फिर से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगेगी, तब जाकर पृथ्वी फिर से खुलकर सांस लेने लगेगी बिकॉज ऑफ रीबर्थ ऑफ प्लांट्स। नंबर 5, रीबर्थ ऑफ प्लांट्स। साल भर आसमान ढका होने से बड़े पेड़ पौधों का तो आइस एज में बचने का चांस ही नहीं होगा, लेकिन वो क्या है ना, कितने भी मैस एक्सटिंक्शंस हो, जीवन हमेशा अपना रास्ता फिर से खोज ही लेता है, और यही इस बार भी होगा। पेड़ पौधे जो सीड्स और स्पोर्स पैदा करते हैं वो इतने टफ होते हैं कि ज्यादातर नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स को बखूबी झेल लेते हैं, और इसी के चलते जब फिर से धूप खिलेगी तो जमीन पर सेटल हुई राख, डीकेइंग एनिमल से मिले न्यूट्रिएंट्स और फिर से पिघली बर्फ से मिले पानी को एब्जॉर्ब करके पेड़ फिर से फल फूलने लगेंगे और पृथ्वी फिर से हरी भरी होने लगेगी। बट यू नो, अगर ये वॉर न्यूक्लियर लेवल तक गया ही नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल गोला बारूद तक ही रहा, तो हो सकता है कि एक दिन जब आप सोकर उठो तो आपको ये पता चले कि यूएस डॉलर की जगह हमारे रुपये ने ले लिए, क्योंकि इस वॉर से इंडिया एक सुपर पावर बनकर इमर्ज होगी। वेल, आप में से काफी लोग खुशी के मारे पागल हो रहे रहोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो चीज मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कही है वो हमारी हकीकत बन सकती है। कैसे? दरअसल इंडिया आज इस वॉर के बीच एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, जिससे यूरोप, रशिया और यूएस जैसी कंट्रीज जो इस वॉर में तन मन धन से जुड़ी है, उन जैसी तबाही से, उस इम्पैक्ट से हम बच जाएंगे। पर यह दुनिया इन्फ्लेशन से नहीं बच पाएगी,
और अगर बचना चाहे तो इस इन्फ्लेशन से बचने का दुनिया के पास एक ही रास्ता होगा, रीन्यूएबल एनर्जी, जिसे पाने के लिए दुनिया भर के देश आज ग्लोबल स्टेजेस पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, पर इंडिया की तरह इन देशों में से कोई भी इस एनर्जी को पा नहीं सका है, क्योंकि हमारे इंडिया ने 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को रीच करने का गोल बनाया, जो इंडिया ने नवंबर 2021 तक पूरा भी कर लिया। और इंडिया के इसी एडवांटेज की वजह से इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड कर रही होगी, उस वक्त इंडिया इन्हीं देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। लेकिन इंडिया को सुपर पावर बनाने वाली रीन्यूएबल एनर्जी के साथ और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिया के फेवर में होंगे, जैसे एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी यानी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के मामले में भी इंडिया काफी हद तक सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, और इन टर्म्स ऑफ लैंड 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। यानी भले ही इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने में टाइम लगेगा, पर इंडिया विल डेफिनेटली ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते यूरोप ने पूरी दुनिया में पीछे छूट चुके देशों के साथ इंडिया पर अपनी लगाम कस ली थी, हमारे देश इंडिया को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था, क्या इस बार इंडिया उसकी राह चुनेगा और यूरोप को गुलामी की जंजीरों में बांधकर उस पर राज करेगा, या फिर हमारा देश एक सुपर पावर बनने के बाद भी अपने मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी डिटेल वीडियो थी, और ये बात हकीकत है कि यूरोप की गुलामी और यूरोप की गलत स्ट्रेटजीज का नतीजा है कि आज बरसगीर के इतने टुकड़े हो गए, ठीक है। और ये इसराइल का मुद्दा है, ठीक है। और काफ़ी येंगे ब्रिटिश हुकूमत एक फेलियर गवर्नमेंट आप उसे कह सकते हैं, हुकूमत कह सकते हैं। और जहाँ तक वर्ल्ड वॉर 3 की बात है और न्यूक्लियर वॉर की बात है, तो आई विश कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, चूँकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो और बाकी ये कि पर्सनली मुझे जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि चूँकि हल्का सा भी कहीं कुछ विस्फोट हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा वर्ल्ड वाइड स्केल के ऊपर ऐसा होना तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं या कोई भी इंसान घर से जाए और घर वापस ही ना आए, ठीक है, और या बैठा बैठा वो मर जाए, ठीक है। तो मेरी तो हमेशा ये दुआ है कि इंसान की ज़िंदगी जब वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार चुका हो, अपने ख़ानदान और अपनी ज़िम्मेदारियों से वो आज़ाद हो जाए, तो जब एक अच्छी उम्र हो और जब इंसान को लगे कि अब दुनिया से चले जाना चाहिए, तब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो। ऐसा ना हो कि आप रात को सोएं और सुबह उठें ही ना, या इस तरह को जो हादसात की मौत होती है, एक तबई मौत इंसान मरे वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं किसी बम ब्लास्ट में या तो वास्तव किस तरह मरूँ, और इवन कोई भी चाहे वो मेरा लव वन हो या मेरा लव वन ना भी हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, इवन रशिया, यूक्रेन, USA, इवन इसराइल, और मतलब जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मतलब जिन जिन कंट्रीज़ के नाम मुझे आते हैं, या सायरा वगैरह, साइरिया, वो और जितने भी लिबनान, मतलब दुनिया में कहीं भी, ठीक है, अलमुख्तसर। बाकी ये कि जो भाई ने जो एक तरह से एक एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो उसमें मतलब बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो सकता है, कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत ख़तरनाक है अगर ऐसा हो। तो बाकी ये कि ज़िंदगी तो चलती रहती है, वो तो चलती ही रहेगी, और लेकिन जब हम ही मर जाएंगे तो फिर हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो और ये कि बाकी ये कि मेरे पास इसकी कोई मतलब है नहीं कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन ये कि अगर ऐसा होता है, अगर वो आई विश ऐसा ही हो कि ये वॉर ना हो और ये यही ख़त्म हो जाए, अमन पीस कायम हो जाए, और जिससे वो बात करते हैं कि इंडिया ड्यू टू सोलर एनर्जी और उसके वो जो प्लांट्स की वजह से वो दुनिया में एक सुपर पावर बन जाता है, और वो यानी कि तो इट्स अच्छा है, ग्रोथ किसी की भी हो, चाहे रशिया हो। हमें मैं ये चाहती हूँ कि सुपर पावर वो कंट्री हो जो यूनिवर्सली सबके हक में अच्छा करे, ठीक है ना। तो बाकी ये कि अब इस वक्त USA है, लेकिन USA का अगर मेरी पर्सनल अगर राय पूछी जाए तो मेरे ख्याल से वो एज अ सुपर पावर जो है ना, वो एक मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता, मतलब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है।
अब रशिया के बारे में मुझे नहीं पता कि वो जब सुपर पावर थे तो तब कैसे हालात वाक़ थे। तो लेकिन अगर कि इंडिया अगर सुपर पावर बनता है तो मेरे ख्याल से कि इंडिया इतने बुरे नहीं होंगे जिस तरह के ब्रिटिश ने किया था, लड़वा लड़वा के मरवा मरवा के इतना डिवाइड किया, इतना खून बहा और इतना ज़्यादा मतलब गलत पॉलिसीज़ के और डिवाइड एंड रूल के साथ जो उन्होंने खेला वो मेरे ख्याल से इंडिया नहीं करेगा। इंडिया यही कोशिश करेगा कि दुनिया में पीस कायम हो और तमाम कल्चर्स जो जिसका जो भी कल्चर है उसको वो प्रमोट हो, जहाँ तक मेरी एक राय है। तो बाकी ये कि क्या होगा इन फ्यूचर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आई होप सो कि हम अमन देखें और तरक्की की तरफ एक वक्त को देखें, बढ़ते हुए वक्त को, ठीक है ना। तो बाकी ये कि आने वाला वक्त कैसा होगा वो तो फिर हमें वक्त ही बताएगा। पर आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरी वीडियोस को एंड तक देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपनी कौम के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपने इर्द गिर्द के साथ वफादार रहें, मुझ गरीब को दुआओं में याद रखें। तो बाकी बहुत खुशी होगी मुझे कि अगर आप मेरे कंटेंट को लाइक करें और मुझे कमेंट करके पॉजिटिव अपने कमेंट्स दें और मुझे बताएं कि मेरे कंटेंट से आप कितने परसेंट, अगर आप 10 में से आप मार्क देने की कोशिश करें तो आप किस नंबर पे मुझे मार्क्स देते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।